मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, जस्ट कंफर्म करना। हाँ हो गया सर। ओके ठीक है। अच्छा गुड इवनिंग ज्योति। ओके अच्छा देखो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग सर कैश बजट एरिया में बात कर रहे थे, है ना। कैश बजट, कैश बजट के अंदर हम लोग काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट पे डिस्कशंस किए थे। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक स्पेशल पॉइंट पे डिस्कशंस किया था सर, मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। याद है ज्योति आपको? हाँ ज्योति, आप थे या बाकी लोग, जो लोग नहीं आज ज्वाइन कर पाया ड्यू टू नेटवर्क, आप थे लास्ट क्लास में ज्योति? यस सर। ओके तो हम लोग बात किए थे सर मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के बारे में। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था सर कि कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू से हम लोग पेमेंट को मतलब मार्केट में जो कलेक्शंस होता है। एक सेकंड सर, क्या क्या आप बोल रहे हैं नेटवर्क के बारे में? अच्छा तो सभी का नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, पता नहीं क्यों। अच्छा तो पॉइंट इज दैट सर, हम लोग जो मार्केट में कुछ भी चीज़ सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, तो डेटर से हमें कलेक्ट करना पड़ता है ना, जल्दी जल्दी। यस ना। तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है कि भाई जिनको मैं सेल करता हूँ उनसे मैं जल्दी जल्दी पेमेंट कलेक्ट करूँ, सिंपल सी बात है। और क्रेडिटर जो है, जैसे आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि क्रेडिटर का जो पेमेंट है उसको आप स्लो डाउन कैसे करोगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से आप अपना रिसिप्ट जो है आपका, मतलब जो आपको मिलने वाला है, उसको आप फास्टर कैसे कर सकते हो। उसके ऊपर बेस करके मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट भी बताया था। एक पूरा थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है बट आज भी चलता है, लॉक बॉक्स सिस्टम एज वेल एज कंसंट्रेशन बैंकिंग। लॉक बॉक्स सिस्टम एज वेल एज कंसंट्रेशन बैंकिंग, ये दोनों पॉइंट में लास्ट क्लास में मैंने बात किया था। उसकी बेसिस में क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। क्या रे ज्योति, याद है? क्वेश्चन भी किया था ना कि क्या लॉक बॉक्स सिस्टम लेना चाहिए। हाँ यस सर। यस सर। तो आज क्या बात करेंगे सर कि फास्टर कलेक्शंस के बारे में तो पता चल गया था कि फास्टर कलेक्ट करना चाहिए, करने के लिए जो स्टेप्स ले सकते हैं, मतलब मुझे अपने डेटर से, मतलब जिनको मैंने सेल किया था उनसे मुझे फास्ट कलेक्शन करना है। देखो भाई, बिजनेस करना है तो पास में कैपिटल जल्दी आना जरूरी है। मतलब मेरा जो पैसा मैंने मार्केट में डाल दिया वो पैसा मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए, ये किसी भी एंटरप्रेन्योर का, किसी भी बिजनेसमैन का एक नॉर्मल चाहत होगा, है ना। एक नॉर्मल चाहत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अब डिपेंड करता है कि अपना बिजनेस करने का क्या, आप किस तरह से बिजनेस को चलाते हो, आपके बिजनेस में दम कितना है, आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में दम कितना है। इस पे डिपेंड करता है कि लोग आपको पेमेंट जल्दी करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली आपका पेमेंट जल्दी मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। मतलब आप जैसा कोई नहीं, आपका प्रोडक्ट एकदम यूनिक है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड बहुत हाई है, तो आपको जल्दी पेमेंट मिलेगा सर। मतलब जो कलेक्शन है आप जल्दी कर पाओगे। तो कलेक्शन को जल्दी करने के पीछे का कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे लॉक बॉक्स सिस्टम, चेक बॉक्स सिस्टम, सेंट्रलाइज कंसंट्रेशन बैंकिंग, ये सब लास्ट क्लास का बात था। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अंदर, कैश मैनेजमेंट के अंदर, मतलब कैश बजट के अंदर ही एक अनदर एरिया, हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स। हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स। मौसमी, गुड इवनिंग मौसमी। गुड इवनिंग सर। গুড ইভিনিং স্যার। এত দেরি করছিস আজকাল, ভুলে গেছিলি? না স্যার, মনে ছিল। তাহলে আচ্ছা ওকে দেখো, তো চলো স্যার লিখো হাউ টু স্লো ডাউন পেমেন্টস। হ্যাঁ বল, কিছু বলছিস? বলছি যে হোমওয়ার্ক গুলো আপনি সলিউশন শেয়ার করেছিলেন, ওগুলো ডিসকাস করবেন। হ্যাঁ করবো তো, করবো। তার আগে একটু নতুন জিনিসগুলো করিয়ে দিই, টপিকগুলো। আরে নতুন ঠিক টপিকগুলো আছে স্যার। করিয়ে দিই, সেরকম হলে কালকে করে দেবো, ঠিক আছে। কালকে হোমওয়ার্ক ডিসকাস করে দেবো, আজকে আমি নতুন টপিকটা ডিসকাস করে নিই, নাহলে অনেক টপিক বাকি আছে আমি যেটা কভার করতে হবে তোমাকে, তোদেরকেও শিখতে হবে। ओके स्क्रीन शेयर है या नहीं है? ओके कॉपी पेन रेडी करो सर। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट। मतलब आप अपने क्रेडिटर को थोड़ा लेट पेमेंट करना चाहते हो, बिकॉज आप चाहते हो कि आपके पास जो कैपिटल है वो कैपिटल आप थोड़ा सा क्या करना चाहते हो,
वो कैपिटल को आप थोड़ा सा देरी में शेयर मतलब यूज करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपके पास कैपिटल थोड़ा ज्यादा दिन तक रहे और आप जो पेमेंट करोगे उस पेमेंट को आप थोड़ा देरी से करोगे। इसमें क्या होगा, आपके पास पैसा का फ्लो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है सर, पेमेंट को करना है स्लो डाउन और कलेक्शन को करना है फास्टर, मतलब सिंपल बात है कि चलो सर पहले हेडिंग कर लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर ये जो मेनली ये वर्किंग कैपिटल का ही एडवांस पार्ट है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं बताऊं तो सर कैश बजट, उसी के अंदर कॉन्सेप्ट है कि आपको पेमेंट स्लो डाउन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है सर? सर क्वेश्चन ऑफ द डे है हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स। इसका जवाब आज ढूंढने निकलेंगे सर, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग पेमेंट को स्लो डाउन कर सकते हैं, क्रेडिटर को थोड़ा देरी में पे कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या टेक्निक काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, वही आज चर्चा का विषय रहेगा। ज्योति क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। तो चलो टेक्निक्स टू बी, ये अपने बिजनेस पे भी आप यूज कर सकते हो। मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये नॉट जस्ट क्या बेका, नॉट जस्ट इन एग्जाम पर्पस बट इन योर रियल लाइफ बिजनेस पर्पस, एंटरप्रेन्योर पर्पस। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हिसाब से बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको हर केस में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो कैसे आप इस तरह का चीजों को मैनेज करोगे, पर्सनल फाइनेंस में भी बहुत काम आता है। पर्सनल फाइनेंस इन द सेंस हर एक इंसान का अपना पर्सनल फाइनेंस होता है सर। आप हमने हमेशा चाहते हो कि आपके पास पैसा हमेशा ठीक ठाक रहे और दूसरे के पास का जो पेमेंट है वो किस तरह से स्लो मतलब देरी से पेमेंट करे, स्पेशली क्रेडिटर के केस में, ठीक है। तो टेक्निक्स टू बी यूज्ड, टेक्निक्स टू बी यूज्ड इन दिस रिगार्ड आर, इन दिस रिगार्ड, तो क्या टेक्निक यूज करेंगे? टेक्निक्स टू बी यूज्ड इन दिस रिगार्ड आर, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए सर, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन सिस्टम या सेंट्रल कंसेंट्रेशन बैंकिंग, है ना सर? कंसेंट्रेशन बैंकिंग, वहां पर भी हम लोगों ने सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट किया था, बट यहाँ पर क्या कर दिया सर? सेंट्रलाइज। वहां पर मतलब जब हम लोग कलेक्शन को फास्टर कर रहे थे, है ना, हम लोग वहां पर क्या कर रहे थे सर, मतलब कलेक्शन को फास्टर करते, स्पीड अप कलेक्शन, है ना, ये नाम लगाए थे हम लोगों ने, स्पीड अप कलेक्शन। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्लो डाउन पेमेंट्स। तो इसमें सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम मतलब आप जो क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, ठीक है, तो उनका पेमेंट सिस्टम को एक सेंट्रलाइज्ड वे में बदल दो, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। कैसे करोगे, किस तरह से कर सकते हो, वेट सर डिस्कस करते हैं ना। एंड दूसरा एक पॉइंट है सर, पे पे व्हेन ड्यू, पे व्हेन ड्यू, दैट इज डू नॉट पे अर्ली, डू नॉट पे अर्ली। सर जल्दी पेमेंट मत करो, ड्यू डेट पे ही पेमेंट करो। जब ड्यू डेट आएगा तभी पेमेंट करना, डोंट डू इट बिफोर। बिकॉज बिजनेसमैन को, बिजनेस के लिए ना, कोई भी बिजनेसमैन के लिए एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन तक पैसा है, आप उस पैसे को सर्कुलेट कर सकते हो, उसको मार्केट में लगा सकते हो, कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। तो इसीलिए जरूरत का टाइम से पहले कभी मत पेमेंट कीजिए। ये स्लो डाउन पेमेंट का एक बहुत बड़ा टेक्निक है। चलो सर एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं पॉइंट्स को। बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं सर, रुको। अब पॉइंट क्या है सर? सपोज आवर सप्लायर, मतलब आप अपने आप को एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर समझो और आपका जो सप्लायर है, ठीक है, सपोज आवर सप्लायर offer us, suppose our supplier offer us the following इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, फॉलोइंग क्रेडिट टर्म, मतलब उसने हमें बता के रखा था कुछ क्रेडिट टर्म कि भाई इतने दिन के अंदर पे करोगे तो ये रहेगा, उतने दिन के अंदर पे करोगे तो इतना रहेगा, है ना। ज्योति तुम्हारे भी बिजनेस में तुम ऐसा यूज करते होंगे क्या रे?
कि इतना दिन के अंदर पेमेंट करने से अच्छा रहेगा। ऐसे आप कुछ टर्म्स यूज शायद नहीं करते होंगे, बट आप इतना तो जरूर चाहते होंगे ना कि आपका सप्लायर आपको पेमेंट के बारे में थोड़ा सा हल्का दे। हाँ ज्योति? यस सर। तो क्रेडिट टर्म में अब ऐसे करो, ऐसे एक कॉन्सेप्ट होता है सर, 2/10 नेट 30। ओके मौसमी, 2/10 नेट 30, इसका मतलब क्या है? 2/10 नेट 30 का मतलब क्या है? ध्यान से बात को समझिएगा सर। 2/10 नेट 30 ये क्रेडिट टर्म है, ठीक है? 2/10 नेट 30 दिस मीन्स, इसका मतलब है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, 2/10 नेट 30 दिस मीन्स, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट we are supposed to pay, we are supposed to pay in 30 days. We are supposed to pay in 30 days credit period, 30 days credit period. Also, if we pay in 10 days, if we pay in 10 days, we will get a 2%, we will get a 2% discount. बात समझ में आ रहा है ऐसा? हाँ मौसमी देख, 2/10 नेट 30 का मतलब देख, दिस मीन्स दैट वी आर सपोज टू पे, ये वी आर है, हाँ, वी आर सपोज टू पे इन 30 डेज, हम लोगों को पेमेंट करना है 30 दिन के अंदर, जो हमारा क्रेडिट पीरियड है, जो हमारा क्या है सर, विच इज आवर क्रेडिट पीरियड, हमें पेमेंट करना है 30 डेज के अंदर। बात समझ में आ रहा है ना? हमें पेमेंट करना है 30 दिन के अंदर। गुड इवनिंग रोशनी, नेटवर्क सही हुआ तेरा? হ্যাঁ দাদা এই এলো গুড ইভিনিং। বলছি কতটা আচ্ছা, করিয়ে বেশিটা না, দেখ বলছি, এক সেকেন্ড। একটু স্ক্রিনটা ছোট করে স্ক্রিনশট নিই। ছোট করাই আছে, নিয়ে নে। এই একটা এই স্লাইডটাতে লিখিয়েছি আর এই স্লাইডটাতে এতটা লিখিয়েছি, দেখতে পাচ্ছিস তুই স্ক্রিন? হ্যাঁ পরেরটা দেখাও। হুম, হয়েছে? ঠিক আছে নিয়ে নিয়েছি। ओके, আমি তোকে फैक्टটা বলে দিচ্ছি, देख একটু फैक्ट क्या चल रहा है वो मैं तेरे को एक बार समझा देता हूँ। ये बेसिकली आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन अपने सप्लायर के साथ किस तरह से स्लो डाउन पेमेंट कर सकता है। सपोज तुम कुछ बिजनेस करते हो, सपोज तुम्हारा कोई फैक्ट्री है, तुम्हारा कोई दुकान है, वट एवर यू हैव, सपोज यू हैव ए शॉप, आपके पास एक दुकान है जिसका रॉ मटेरियल जिनसे आपको मिलता है उनको आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो उनको क्या कहते हैं सर? सप्लायर, मतलब आपका क्रेडिटर। योर सप्लायर इज एक्चुअली योर क्रेडिटर, जिनको आपको पेमेंट करना है, वो आपको क्रेडिट में सामान दिया था, रॉ मटेरियल्स दिया था, नाउ यू हैव टू पे बैक, टाइम पे देना है, जो एक टाइम पीरियड होता है। तो आप चाहते हो कि उनको थोड़ा देरी से पेमेंट करें, क्यों? ताकि आपके पास ज्यादा देर तक कैश रहे और उस कैश को आप कहीं और जगह में बिजनेस के पर्पस में यूज कर सको। तो इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक होता है सर, एक होता है सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम और एक होता है पे व्हेन ड्यू। मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट मत करो, ड्यू डेट पे ही पेमेंट करो, ताकि आप ज्यादा देर तक कैपिटल को यूटिलाइज कर पाओ फॉर योर बिजनेस पर्पस। वेरी सिंपल ट्रिक्स, वेरी सिंपल ट्रिक्स। तो इस ट्रिक्स के ऊपर बेस करके, सपोज अवर सप्लायर ऑफर्स अस द फॉलोइंग क्रेडिट टर्म्स, 2/10 नेट 30, ये एक क्रेडिट टर्म है। ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2/10 नेट 30? यू ऑलरेडी स्क्रीनशॉट तूने ले लिया है तो बाद में लिख लेना। 2/10 नेट 30 दिस मीन्स दैट वी आर सपोज टू पे इन 30 डेज, हमें पे करना है सर 30 दिन के अंदर, जो हमारा क्रेडिट पीरियड है। ऑल्सो इफ वी पे इन 10 डेज, अगर हम लोग 10 दिन में पे करते हैं, we will get a 2% डिस्काउंट। अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा, यही होता है इसका मतलब। बात समझ में आया? मौसमी, ज्योति, रोशनी, सबको पूछ रहा हूँ सर, 2/10 नेट 30 का मतलब क्लियर है कि नहीं? দাদা একটু আরেকবার বলো। 2/10 नेट 30 दैट मीन्स आपका टोटल क्रेडिट पीरियड है 30 डेज, जो आपको सप्लायर को पेमेंट करना है ना। सप्लायर मतलब सपोज तुम्हारा एक दुकान है, ठीक है, सपोज तुम कौन सा दुकान ओपन करोगे, जल्दी बोल, क्या शॉप ओपन करेगा? स्वीट शॉप चलेगा?
है। चलो स्वीट शॉप कोलकाता। जैसे मानो कि ये स्वीट शॉप है रोशनी का, ठीक है। रोशनी तेरे दुकान में कितना सारा एम्प्लॉय देख काम कर रहा है, हाँ, एकदम मन लगा के काम कर रहा है। तो तुम क्या चाहते हो कि ये तुम्हारे दुकान मतलब शॉप में काम करते हैं सब, तो आप चाहते हो कि ये जो रॉ मटेरियल है ना, मतलब ये जो मिठाई आपने बनाया, ये किसी ना किसी से आपने जरूर परचेज किया होगा। अरे ये जो है। शॉप मिठाई है तुम किसी ना किसी से जरूर परचेज किया होगा। अब तुम जिनसे ये मिठाई बनाने का रॉ मटेरियल परचेज किए हो उसको क्या बोलोगे तुम? सप्लायर बोलोगे? है। किसके टंग में पानी आ गया? हाँ सर, माउथ वाटरिंग किसका हो रहा है ये सब मिठाई देख के? मेरा तो हो गया। ज्योति को स्वीट खाने का मन कर रहा है? ज्योति बोल सर नहीं। यस सर। यस सर। म्यूट में मेरा किया था। हाँ हाँ, क्या किया था? आपने पूछा ना माउथ वाटरिंग किसका हुआ, मैंने मेरा हाँ किया म्यूट में। ओके सर। तो बेसिकली ये जो रोशनी का दुकान में ये सब बनता है सर, आप रोशनी का ऑर्डर करो। आई डोंट नो सच का है, लेकिन ये रोशनी का मिठाई शॉप नहीं, आई नो ये कोलकाता का एक बहुत फेमस स्वीट शॉप है, मोस्ट प्रॉब्ली राधा रमन मल्लिक एंड बलराम मल्लिक। आई डोंट नो, मैंने कभी विजिट नहीं किया, रोशनी बता सकते हैं। रोशनी कभी विजिट किया है तू राधा रमन मल्लिक बलराम मल्लिक में? है दादा। हाँ, ऐसा ही होता है ना उन लोगों का शॉप, इट्स लाइक शोरूम। हाँ, এইটা যেটা দেখাচ্ছ এইটা তোমার মিষ্টি হাব। এটা মিষ্টি হাব। হ্যাঁ, নিউ টাউনে ওই তোমার ইকো পার্কের ওখানে। अच्छा, अरे মানে चलो এখানে बढ़िया है। তোমার সব মিষ্টির দোকান যারা বড় বড় সব এখানে তোমার আছে। अच्छा, सभी मिठाई शॉप एक साथ मिलके एक हब बनाया है क्या? হ্যাঁ হ্যাঁ अरे वाह, बहुत बढ़िया है। इको पार्क के सामने है क्या ये? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক বড়, अरे খুব সুন্দর साजानो। अरे विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मानो कि चलो अभी मान के चलते ये रोशनी का है, तो रोशनी इसको बनाने के लिए जो भी इसको सप्लायर का रॉ मटेरियल चाहिए होता है, नॉर्मली क्या होता है, मिल्क होता है, ठीक है। फिर आपका वो क्या बोलते हैं उसको, खोआ बोलते हैं सर। खोआ, खोआ से क्या होता है जानते हो? वो दूध से बनता है, जो मिठाई का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। मैक्सिमम जो मिठाई बनता है ना वो खोआ से बनता है। और बाकी मैदा वगैरह भी होता है ना सर। मैदा तो आई होप यू ऑल नो सर, मैदा क्या होता है? हाँ, হ্যাঁ मैदा দাদা। जानते हो ना? हाँ, बेसिकली वो क्या बोलते हैं उसको, रिफाइंड फ्लोर, है ना। तो ये सब चीजें आप सप्लायर से लेते हो। अब सप्लायर आपको क्रेडिट टर्म दे रहा है, ठीक है। तो सप्लायर बोल रहे कि भाई मुझे 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, तो आपका क्रेडिट पीरियड क्या रहेगा? 30 दिन, 30 डेज। ओके रोशनी, হ্যাঁ तेरा দাদা। क्रेडिट पीरियड है 30 डेज। अब 2/10 नेट 30 का मतलब क्या हो गया कि टोटल क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, बट इफ यू पे, अगर तुम थोड़ा जल्दी पे कर देते हो, इफ यू पे इन 10 डेज, देन सप्लायर बोल रहा है कि तुम्हें 2% डिस्काउंट देगा। ओके, আচ্ছা। क्लियर है बात? হ্যাঁ বুঝেছি। अब देखो सर खेल कहाँ जाता है। नाउ इफ वी पे इन 10 डेज वी विल गेट 2% डिस्काउंट, ठीक है। इफ वी पे इन 10 डेज वी विल गेट 2% डिस्काउंट। अब इसको क्या करना है, इसको कॉस्टिंग में ट्रांसफर करना है। एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ, एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग डिस्काउंट, नॉट अवेल डिस्काउंट। अगर हम लोग डिस्काउंट नहीं लेते हैं, मतलब ये 10 दिन में 2% का डिस्काउंट अगर नहीं लेते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ जाएगा? तो इसके लिए सर एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग कॉस्टिंग का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाओ सर, डी बाई 100 माइनस डी इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई गैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई गैप। वेट मैं बताता हूँ क्या होता है ये, डिवाइडेड बाई गैप। अब d बाई 100 माइनस डी इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई गैप। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सा। अब नाउ आप बताओ तो सर कि इस केस में d कितना दिन का है, मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? d फॉर यहाँ पर डिस्काउंट, बेसिकली d रिप्रेजेंट डिस्काउंट, d इक्वल्स टू डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको? बोलो ना सर, आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? हेलो, 2%। 2%। थैंक यू सर। तो 2% का डिस्काउंट है, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 2,
इंटू 100 इंटू 365। सर गैप क्या बोलो तो? गैप इज दैट कि अगर आप 10 दिन के अंदर देते हो तो आपको 2% का डिस्काउंट, पर टोटल क्रेडिट पीरियड कितना है? 30 डेज। तो गैप रिप्रेजेंट दैट 30 माइनस 10, मतलब डिस्काउंट पाने के लिए आपको 10 दिन में पेमेंट करना होगा, और अगर आप टोटल क्रेडिट पीरियड देखते हो तो दैट इज 30 डेज। टोटल क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज and if you pay early within 10 days then you will get 2% discount. Now what is the situation here? 30 minus 10 is equals to gap, that is actually 20 here. तो इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आता है सर? 2/98 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 20। सर सॉल्विंग दिस इक्वेशन क्या मिलता है देखो ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को सॉल्व करके आपको क्या मिलता है? कुछ परसेंटेज आएगा मौसमी? कुछ परसेंटेज आया क्या सर? बोलो सर, कुछ क्या परसेंटेज आया? किसी का तो आया होगा, कुछ तो आया होगा, बोलो तो सर कितना परसेंटेज? 37.24%। वेरी गुड सर। क्या मौसमी आवाज आ रहा है तेरा को मेरा? मौसमी का साउंड नहीं आ रहा। ओके, तो 37.24% सर। फिर से मौसमी का कुछ प्रॉब्लम हो। 37.24%, हाँ सर 37.24%, ये हो गया परसेंटेज। नाउ ये 37.24 क्या है आपके लिए? व्हाट इज दिस 37.24 फॉर यू? ये इससे आपको क्या समझ में आएगा और इससे आप क्या समझ सकते हो? तो इसी से आपका एनालिसिस डिपेंड करता है सर। ओके चलो देखते हैं क्या एनालिसिस निकलते हैं। दिस शुड बी, लिखिएगा सर पैरा चेंज करके, दिस शुड बी compare with the firm cost of funding. This should be compared with the firm's cost of funding. Okay, cost of funding. अब वेट सर, ये cost of funding मतलब? सर cost of funding मतलब आपका जो बिजनेस है ना, कॉस्ट ऑफ फंडिंग मतलब आपका जो बिजनेस है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। जैसे कि ये आपका क्या बिजनेस है रोशनी? आपका क्या बिजनेस है? मिठाई का ना है ना? तो ये मिठाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पैसा का जरूरत पड़ा था, है ना? तो जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था या फिर बिजनेस को फंडिंग किया था तो उसके लिए आपको कुछ तो इंटरेस्ट वगैरह, मतलब कुछ तो लोन था आपका। तो जो लोन था उस लोन का रिपेमेंट तो आपको करना पड़ता है, या फिर लोन के इंटरेस्ट तो आपको भरना पड़ता है। Am I right सर? अगर आप दुकान बनाते हो तो थोड़ा बहुत लोन वगैरह हो सकता है, फंडिंग कॉस्ट, जिसने आपको लोन दिया उसको कुछ पेमेंट रीपे करना है, तो उसके लिए कुछ इंटरेस्ट तो होगा। ये तो नॉर्मल किसी भी बिजनेस का हो सकता है। तो दिस शुड बी कंपेयर विद द फर्म्स कॉस्ट ऑफ फंडिंग। तो इसमें कुछ केस बनेगा अभी। ओके क्या बनेगा सर? केस बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, केस 1, इफ फंडिंग कॉस्ट से 9%, फंडिंग कॉस्ट कितना है सर? मानो कि फंडिंग कॉस्ट है 9%। अरे बाबा मौसमी को फिर से क्या प्रॉब्लम हो गया? रुको सर, ये बारिश की वजह से आज ना कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। एक सेकेंड वेट सर। ओके देखो, तो इफ फंडिंग कॉस्ट से 9%, तो मैं मान के चला कि सर आपने लोन लिया था मार्केट से, तो उसके लिए आपको 9% के आसपास का इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। इफ फंडिंग कॉस्ट से 9% इज लेस देन 37.24%, वी शुड हैव अ डिस्काउंट। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। अगर आपका फंडिंग कॉस्ट 9% जो है वो अगर 37.24% से कम है तो हमें डिस्काउंट लेना चाहिए। क्यों सर? वेट सर समझाता हूँ ना।
दैट इज पे ऑन दी 10th डे, पे ऑन दी 10th डे। अगर आप 10वां दिन में देते हो तो फिर आपको क्या मिल जाता है, 10th डे में पेमेंट करते हो तो 2% का डिस्काउंट मिलता है सर, है ना। ये आपका पहला केस है। आपके पास और एक केस बन सकता है, केस 2, इफ फंडिंग कॉस्ट से 40%, कितना है सर, 40% is, that means 40% means greater than 37.24. If funding cost is greater than 37.24, we should not avail discount. हमें डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए सर, we should not avail discount. That is, we should pay on 30th डे। हमें कब पे करना चाहिए, 30th डे पे पे करना चाहिए, 30वां दिन पे, मतलब जो 30th डे का टोटल क्रेडिट पीरियड है उसका लास्ट डे में पेमेंट करना चाहिए। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? मतलब अगर आपका फंडिंग कॉस्ट कम है, किस कॉस्ट से, ये एनुअल कॉस्ट से, अगर एनुअल कॉस्ट से फंडिंग कॉस्ट कम है जो 37.24% हमारे इस केस में आया, तो आप डिस्काउंट ले लो, आपके लिए फायदा है। बट अगर आपका एनुअल कॉस्ट, मतलब फंडिंग कॉस्ट, अगर एनुअल कॉस्ट का जो हिसाब हम लोगों ने लगाया था उससे अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको डिस्काउंट लेना मतलब नहीं लेना चाहिए, आपको फायदा नहीं होगा सर। अगर आप इस केस में डिस्काउंट लोगे तो आपको एकदम फायदा नहीं रहेगा सर। आप लोगों को बात समझ में आया ज्योति, रोशनी? यस सर। মৌসুমি হয়েছে কানেকশন? হ্যাঁ স্যার। কানেক্টেড? কি প্রবলেম হয়ে গেছে আজকে কে জানে। ইমেল দিয়ে ট্রাই করলি নাকি? হ্যাঁ স্যার। বাহ, খুব ভালো। ওকে, দেখ আমি জাস্ট एक पॉइंटটা বলছিলাম कि पॉइंट बहुत सिंपल था सर कि मेरा एनुअलाइज कॉस्ट क्या आया था एज पर दिस फॉर्मूला 37.24, ठीक है। तो 37.24 इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस कि 2% डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 केस रेडी किया सर। अगर आपका फंडिंग कॉस्ट, मतलब आपने जो बिजनेस करने के लिए फंड जुगाड़ किया, ठीक है, जैसे कि रोशनी ने स्वीट शॉप बनाने के लिए जो फंड जुगाड़ किया, उस फंड जुगाड़ का कॉस्ट अगर 9% है जो 37.24% से कम है, अगर ऐसा सिचुएशन है, इफ फंडिंग कॉस्ट इज लेस देन 37.24, जैसे कि इस एग्जांपल में 9% है, तो फिर आपको डिस्काउंट लेना चाहिए एंड आपको 10th डे में पे कर देना चाहिए। बट इफ योर फंडिंग कॉस्ट इज 40%, मतलब आपने जिस रेट में फंडिंग किया बिजनेस के लिए वो अगर 40% है, मतलब जो 37.24 से ज्यादा है, तो आपको डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। तो इन दैट केस आपको 30 दिन के पास, मतलब 30th डे पे पेमेंट करना चाहिए, ना कि पहले। आप एकदम लास्ट में जाके पेमेंट करोगे, जितना देरी तक पैसा होल्ड कर सकते हो पेमेंट होल्ड कर दो। लेकिन अगर आपका फंडिंग कॉस्ट कम है आपका एनुअल कॉस्ट से, तो फिर इन दैट केस आप 10th डे में डिस्काउंट लेने के लिए रेडी हो जाओ और आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है, बिकॉज इसमें आपका कॉस्ट कम पड़ रहा है। तो अगर कॉस्ट कम है तो डिस्काउंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो इन दैट केस डिस्काउंट लोगे तो फिर आपका पैसा जो है वो जल्दी जल्दी आपके पास से कैपिटल निकल जाएगा और आपका बिजनेस और प्रॉब्लम में आ जाएगा सर, आपका बिजनेस और प्रॉब्लम में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? ओके, मौसुमी ব্যাপারটা বুঝতে পারলি? हेलो मौसुमी হ্যাঁ बोल। স্যার। ओके, ये क्या आ गया रे बीच में? ओके, नेक्स्ट सर, चलो अब नेक्स्ट आप लोग हेडिंग करना। तो ये था स्लो डाउन पेमेंट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। नाउ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। सर इंटरेस्टिंग क्यों? बिकॉज ये आप लोगों में सेक्शन 5, मतलब ये जो चल रहा था ना, सेक्शन 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा था, तो दिस इज द सेक्शन 5 जो आपका इस पर्टिकुलर कैश बजट के अंदर चल रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसा ज्यादा होता है बिजनेस में, आपको क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर
कि अगर आपके पास बिजनेस में कैपिटल का फ्लो ठीक ठाक रहता है, अगर आपके पास कैश का फ्लो ठीक ठाक रहता है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर दो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नाउ हाउ दिस वर्क, तो ध्यान से सुनिएगा सर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वी नो दैट कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए फार्म, किसी भी फार्म का जो कैश रिक्वायरमेंट है आर हाईली वोलेटाइल, है ना सर? ये हमेशा वोलेटाइल ही होगा ना, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी जरूरत कम होता है, हाईली वोलेटाइल। सर क्या बात करते हो, हमेशा एक तरह का कैश रिक्वायरमेंट नहीं होता? नहीं सर। सर कुछ रियल लाइफ बता सकते हो? ये सर मैं कुछ महीने पहले मैंने एक केस स्टडीज करवाया था, आई थिंक मे बी रोशनी को याद होगा, ज्योति को याद है कि नहीं, डोंट नो, बिकॉज आप ही लोग स्टॉक मार्केट में रहते हो, मौसमी तो स्टॉक मार्केट में नहीं रहते, तो मौसमी को शायद याद नहीं रहेगा। सर आईटीसी के बारे में एक केस स्टडीज किए थे, याद है किसी को? आईटीसी के बारे में सर मैंने कुछ ऐसा बात किया था कि आईटीसी का मेन अभी प्रॉब्लम है सर, आईटीसी बहुत ही कैश रिच कंपनी है सर, ठीक है? आईटीसी जो है ना सर, आईटीसी इज बहुत ही कैश रिच कंपनी है, मतलब इसके पास कैश बहुत है, बट एक प्रॉब्लम इसको है कि ये अपना कैश को कहाँ पर यूटिलाइज करेगा, इसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। हम लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? कैसे पता चलेगा? चलो मैं आपको आईटीसी का थोड़ा फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। मतलब आईटीसी का जो न्यू बिजनेस है ना सर, मतलब वो अभी सिगरेट, उसका मेन सोर्स ऑफ एनुअल रेवेन्यू जनरेट का सबसे बड़ा सोर्स है सिगरेट, बट सिगरेट बिजनेस पे उनको थोड़ा फोकस कम दिख रहा है, बिकॉज वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कारण। तो अभी करेंटली फोकसिंग अच्छा है आईटीसी का। इवन आप ये भी देख सकते हो, ये देखो क्या लिखा है कि करंट, ये लास्ट दिन मैंने ये सिखा रहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे आप किस तरह से आईटीसी का शेयर, जैसे ये इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम दाम में चल रहा है, तो अभी आईटीसी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है, ये कह रहा है सर, ठीक है? और ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम लोग आजकल स्टॉक मार्केट क्लास में सीख रहे हैं। ऐसे तो ये अकाउंट्स का ही पार्ट है, ठीक है? बट ओके सर, नो इशू। आपको मैं रेवेन्यू दिखाता हूँ। अगर किसी कंपनी के पास रेवेन्यू हाई है तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस के पास कैश भी ज्यादा होगा, है ना सर? ये देखो इसका नेट इनकम देखो सर, 18 में था 11,271 करोड़, 19 में है 12,592 करोड़, इसके 20 में है 15,306, 21 का देखो सर 13,161 करोड़। दैट मीन्स कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा है सर, टैक्स वगैरह देने के बाद भी इसका अच्छा खासा प्रॉफिट है ना सर? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? टैक्स वगैरह पेमेंट करने के बाद भी बिजनेस में अच्छा खासा है। आप इसका कैश फ्लो चेक करो, देखो सर पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रहा है क्या? हेलो, जस्ट चेक इस कैश फ्लो, दिख रहा है कि नहीं? क्या रे, देखो हर केस में इसका कैश फ्लो पॉजिटिव है ना? तो इससे क्या समझ में आता है, ऐसे रिसेंटली थोड़ा सा चेंज इन वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में गया है, ठीक है, बट अगर आप कैश फ्लो देखो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। कैपिटल में थोड़ा चेंजेस है, और यहाँ पर चेंज इन कैश में यहाँ पर 366 करोड़ का नेगेटिव था, और यहाँ पर 165 करोड़ का नेगेटिव चेंज इन कैश था, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब अभी यहाँ पर यह है कि कुछ कंपनीज ना कैश रीच होते हैं, जैसे कि आईटीसी के बारे में मैंने बोला आपको। तो अगर कंपनी के पास कैश ज्यादा होता है ना, तो कंपनी को इस कैश को कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए, ना कि चुपचाप कहीं पर, मतलब चुपचाप कहीं रख देगा, इसमें तो कोई फायदा नहीं है ना, उसको फ्लो करना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ सर, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने भी इसको यूज किया, जैसे आईटीसी का केस स्टडीज में मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बोला था। यू नो दैट कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए फार्म इज हाईली वोलेटाइल, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत लो। when the farm has excess cash, जब फार्म के पास एक्सेस कैश होगा, इट implies huge opportunity। इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, ठीक है? ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट in terms of interest forgone, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट फॉरगॉन, मतलब उस पैसे को अगर कहीं पर आप लगा देते हो
तो उसमें आपको काफी अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। फर्म शुड इन्वेस्ट in a portfolio. Firm should invest in a portfolio of marketable securities. सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली, जिसमें डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब के बारे में बात किया जा रहा है सर। ठीक है, द गाइडिंग प्रिंसिपल लिखिए सर। इसके मार्केट के बारे में भी मैंने स्टॉक मार्केट क्लास में बताता रहता हूं, यहां पर भी फिर से बताऊंगा सर। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट आर फर्स्ट, क्यों मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी को। अगर किसी के पास एक्सेस कैश है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा को रोल करो। ठीक है, चुपचाप अपने पास आइडल मत रखो सर, उसको कहीं ना कहीं मोबिलाइज करो ताकि आपको सेफ्टी हो जाए। ठीक है, आपको सेफ्टी हो जाए, इतना कैश लेके इधर उधर नहीं करना है। मैच्योरिटी, ये भी देखना चाहिए कि कितना दिन बाद आपका पैसा मैच्योर होता है, मतलब क्या गाइड करता है आपको आपका एक्सेस पैसा। ये आप पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हो, पैसा सेफ जगह में रहेगा, मैच्योरिटी टाइम पे आएगा। और सबसे बड़ी बात सर, मार्केटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब ऐसे जगह में ही पैसा को रखो सर जहां पे आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मार्केटेबिलिटी का मतलब होता है क्विक कन्वर्जन। मार्केट एक ऐसा जगह है ना जहां पर हर चीज बिक जाता है ना सर। मार्केट का मतलब क्या है, बाजार। और बाजार में मतलब जहां पर चीजें बिकते हैं उसको बाजार बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। सब्जी मार्केट में सड़ा गला सब्जी भी बिक जाता है ना सर। सड़ा गला मतलब समझते हो ना, जो शायद उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी अगर मार्केट में है तो बिक जाएगा, बट आपके घर में है तो बिकेगा नहीं। आपके घर में आप लोगों ने जानते हो सर, ये जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब सड़ा हुआ आलू बिक जाता है मार्केट में, मतलब जो जिसमें जो सड़ गया है, जो अभी उतना अच्छा कंडीशंस में नहीं है, ऐसे सब्जी भी मार्केट में बिक जाता है, बट शायद आपके घर में कोई खाएगा ही नहीं, उसको फेंक देगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? मतलब अगर मार्केट में रहेगा तो ऐसे कंडीशंस पे रखो जो मार्केटेबिलिटी कंडीशंस में रहेगा। दैट मींस क्विक कन्वर्जन। आप ऐसे जगह में ही रखो जहां पर कन्वर्ट जल्दी में कर सकते हो। जैसे कि स्टॉक मार्केट एक अच्छा जगह है बट थोड़ा रिस्की पोजीशन है। बिजनेस का इतना पैसा अगर एक साथ डाल दोगे तो शायद रिस्क भी आ सकता है। तो थोड़ा डिवेंचर में, थोड़ा बॉन्ड में, थोड़ा प्रेफरेंस शेयर्स में, थोड़ा मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स में, बॉन्ड में, अब अलग अलग जगह में आपका एक्सेस कैश को रख सकते हो। और क्विक कन्वर्जन जगह में ही रखने के लिए बिजनेस नॉर्मली आपको रिकमेंड करता है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सब? हेलो, है दादा। नाउ अब इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए, गिवन दिस 3 guiding principle, typical investments are, typical investment क्या होता है? फर्स्ट, ट्रेजरी बिल्स। क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है सर? पहला बोल रहे हैं सर ट्रेजरी बिल, जो बेसिकली गवर्नमेंट इशू करता है। कौन इशू करता है? टी बिल। टी बिल भी बोलते हैं सर, टी बिल और ट्रेजरी बिल। इसको ब्रैकेट में लिख दो सर, ट्रेजरी। ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट, इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग इशू करता है सर। ठीक है, ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है आपका पैसा को फंड को रखने के लिए। ठीक है, आपका कैपिटल को रखने के लिए टी बिल एक अच्छा सिक्योर सेफ्टी जगह है सर। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट है सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये कौन इशू करता है? इशूड बाय बैंक, इशूड बाय बैंक। एंड अनदर एरिया है सर, काफी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में शायद पहले भी सुने होंगे आप लोग, कमर्शियल पेपर। हाँ सर, सुने हो ना कमर्शियल पेपर के बारे में?
ऐसे तो ये सारा का सारा चीज नॉर्मली फाइनेंशियल सिस्टम बोल के एक पेपर होता है, उसमें भी सिखाया जाता है। स्टॉक मार्केट क्लास में भी ये सब चीजों के बारे में शुरू में बातें होते हैं। इशूड बाय, इसमें लिख देना सर, इशूड बाय कंपनी, issued by company, highest return, high risk, issued by company, इसमें लिखना सर हाईएस्ट रिटर्न देता है, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न होता है, बहुत हाईली रिटर्न होता है और रिस्क भी हाईली होता है, बिकॉज अनसिक्योर्ड होता है मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम केस में अनसिक्योर्ड होते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पर साइड में लिख सकते हो ये दोनों पॉइंट में, स्पेशली इसमें लिख दो ये वाला में, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ओनली, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक only bank which collapse सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रखता है, ठीक है, जो कंपनी से रखता है कि किसी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रख लेता है बैंक, ठीक है। और कमर्शियल पेपर के बारे में इतना समझ लो सर, ये कंपनी इशू करता है दूसरे कंपनी पे, किसी को बहुत जल्दी में कुछ पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल पेपर इशू करके दे देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको कमर्शियल पेपर का देता हूँ सर, आप लोग देख रहे हो ना सर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, हेलो है दादा। देखो सर, एक लेटेस्ट खबर आपको बताता हूँ, स्टॉक मार्केट लेवल में आपको बड़ा काम आएगा। कमर्शियल पेपर, एक सेकेंड, जस्ट मैं टाइप करूंगा कमर्शियल पेपर एंड देखो सर, मैं इकोनॉमिक टाइम्स में ही आपको दिखाता हूँ, सबको दिखाई देख रहा है देखो तो, है दादा। एनएलसी इंडिया रेजेस 600 करोड़ वाया कमर्शियल पेपर। रोशनी, ये मौसमी एंड ज्योति, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? एनएलसी इंडिया रेजेस 600 करोड़ वाया कमर्शियल पेपर। हेलो, यस सर। अगर आप इसको देखते हो, ये पॉइंट जो है, ये एनएलसी इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है। नवरत्न कंपनीज होते हैं ना सर, जैसे लास्ट दिन मैंने स्टेटस लगाया था, नवरत्न कंपनी में सीएमए और सीए का वैकेंसी चल रहा था, तो वैसे ही एक नवरत्न कंपनी है एनएलसी। ऑन वेडनेसडे सेड इट हैज रेज 600 करोड़। ये रिसेंट बातें हैं सर, 5-6 दिन पुराना खबर है, मैं देखा था न्यूज बट मैंने शेयर करना भूल गया था। By issuing commercial paper, 12,000 numbers of commercial paper of a face value of rupees 5 lakh each. 12,000 कमर्शियल पेपर, एक एक का फेस वैल्यू है 5 लाख करके, ठीक है। एग्रीगेटिंग 600 करोड़ हैव बीन इशूड एंड अलॉटेड ऑन August 31st, 2021. The company said in a NLC India Navaratna company under Ministry of Coal. NLC बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में चलता है, इज इनटू कोल एंड इग्नाइट माइनिंग एंड पावर जनरेशन। तो ये कमर्शियल पेपर क्यों इशू किया? बिकॉज कमर्शियल पेपर के थ्रू से जो पैसा इनको मिलता है ना सर, ठीक है, जो इंटरेस्ट इनको मिलेगा, ये जिनको देगा कमर्शियल पेपर, जिनको इशू किया, जिन्होंने दिया, ठीक है, उनके उसके अगेंस्ट में इनको अच्छा खासा क्या मिलता है, उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे एनएलसी इंडिया का स्टॉक मार्केट में भी है सर, आप देख सकते हो लास्ट 1 वीक में स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में है, लास्ट 1 साल में स्टॉक में, 1 साल में भी ये साइडवेज है, मतलब जरूरत था इसीलिए पैसा के लिए इशू किया, मतलब इंटरेस्ट का बहुत जरूरी दरकार है इसको। हाँ सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? तो कॉमर्शियल पेपर के थ्रू से जिस कंपनी को पैसा मिलता है, एक कंपनी को पैसा मिलता है, दूसरे कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है। जिसको पैसा मिला वो बेसिकली फंड रेज किया और दूसरा ने, एक ने फंड रेज किया और दूसरों ने बेसिकली इंटरेस्ट के थ्रू से अपना इनकम बढ़ाया। तो ये तरह का अगर आपके पास एक्सेस कैश हो, जैसे कि यहाँ पर इसने इशू किया, एनएलसी ने इशू किया, ये भी एक तरह का क्या है, फंड रेज किया कि किसी को पैसा देके अपना इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है एक्चुअली एनएलसी? ये रेज किया। हाँ सर, एनएलसी ने रेज किया, बेसिकली इनको पैसा का जरूरत था, इसीलिए कॉमर्शियल पेपर के थ्रू से 600 करोड़ का जरूरत था, तो उसके थ्रू से मनी रेज किया। सर ये हर कोई कंपनी नहीं कर सकता, जिसका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग रहता है वैसा कंपनी को नॉर्मली मिलता है। मतलब आपके पास इतना एसेट्स तो होना चाहिए सर, आपके पास इतना एसेट्स तो होना चाहिए,
अदरवाइज आपको कमर्शियल पेपर ऐसे क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई होना चाहिए। ऐसे मैं इसका फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ आपको एनएलसी का। अगर आप देखोगे कि 600 करोड़ का मिलने के लिए उसको कम से कम उसका नेट इनकम भी सही तरह का होना चाहिए कि भाई इतना पैसा वापस करने का भी ताकत होना चाहिए। 13 करोड़, 41 करोड़, 1507 करोड़, 1942 करोड़ लास्ट 4-5 साल का ये इनकम है। अगर आप इसका बैलेंस शीट भी चेक करते हो, इसके पास एसेट भी अच्छा खासा है सर। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? इसका करंट एसेट्स देखो, 13,094 करोड़ का एसेट है इसके पास करंट लेवल में। नॉन करंट लेवल में 40,000 करोड़ का एसेट है। कैन यू इमेजिन सर? तो ऐसे केसेस में आपको 600 करोड़ का जो कॉमर्शियल पेपर मिला, मतलब आपने रेज किया, तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट किसी कारण से शायद इनके पास कैश का कमती था, तभी जाके इन्होंने 600 करोड़ का क्या यूज किया, कमर्शियल पेपर यूज किया, जो बाकी दूसरा कोई कंपनी ने इनको दिया। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर इस तरह से रेज करते हैं, कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन के लिए, उसी को मिलता है जिसका क्रेडिट वर्दिनेस बहुत हाई होता है, जिसका क्रेडिट वर्दिनेस बहुत हाई होता है। क्या बात आप लोगों को रियल लाइफ के थ्रू से समझ में आ रहा है सर कि कमर्शियल पेपर किस कंपनी को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? मैं आपको रियल फैक्ट भी चेक करा के दिया, मैंने आपको रियल फैक्ट भी चेक करा के दिया। तो आप लोगों को समझ में आया सर? बोलिएगा। ऑल थ्री, ये जो तीन के बारे में मैंने बताया। ट्रेजरी बिल भी मार्केट में इशू होता है सर। अगर आप ट्रेजरी बिल का भी देखना चाहते हो, मैं देखता हूँ सर रिसेंट ट्रेजरी बिल के अगर कोई न्यूज है कि नहीं है। एक सेकेंड, मुझे मिला था कुछ दिन पहले ट्रेजरी बिल, इसका भी आपको इंडियन मार्केट में कुछ ना कुछ तो खबर जरूर मिलेगा। ये बहुत देखो, ट्रेजरी बिल्स का ना काफी तरह का, अलग अलग तरह का होता है। ये आरबीआई के थ्रू से नॉर्मली इसका खेल चलता है, बैंक के थ्रू से ज्यादातर चलता है। 91 डेज का होता है, 182 दिन का होता है, 364 दिन का होता है। ट्रेजरी बिल्स आर टी बिल्स व्हिच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। हाँ सर, ये कैपिटल मार्केट नहीं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर प्रेजेंटली इशूड इन 3 टेनर्स। एक 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है एंड 364 डेज का होता है। इशुअर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैच्योरिटी होता है, ये देखो करंट जो मैच्योरिटी है वो 2028 में मैच्योर करेगा। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, इसका इंटरेस्ट रेट कितना रहता है? नॉर्मली टी बिल गवर्नमेंट जब इशू करता है, मतलब आप गवर्नमेंट को क्या करते हो, गवर्नमेंट इशू करेगा, आप उनको पेमेंट करोगे तो गवर्नमेंट आपको उसमें 7.71% का पे करेगा फेस वैल्यू पे। ठीक है, ये करेंटली रेट चल रहा है। ये कहाँ पर मुझे मिला? ये मुझे आरबीआई के साइट में मिला, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट में मुझे पता चला सर। ये देखो सर, ये रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल्स है। ये देखो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज रिजर्व बैंक के साइट में जाके भी आप पता कर सकते हो। व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, व्हाट इज टी बिल्स, ऐसे मार्केट में मिलता है सर, ऐसे मार्केट में मिलता भी है। आप टी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में परचेज भी कर सकते हो। जीरोधा का एक है, जीरोधा के थ्रू से भी परचेज करते हैं जो लोग, मैंने देखा है बहुत से, नॉट जस्ट जीरोधा, बहुत सारा कंपनी के थ्रू से ऐसे होता है। ये देखो सर, जीरोधा कॉइन कंसोल, नहीं नॉट दिस, एक सेकेंड कहाँ चला गया, ब्रोकरेज मार्जिन हॉलीडे, कॉइन्स पे होता है क्या? आई थिंक कॉइन्स पे होता है, यस दिख रहा है सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, हाँ इस तरह का होता है। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है टी बिल, ठीक है, जिसके थ्रू से गवर्नमेंट इशू करता है, तो दूसरा कोई कंपनी वगैरह क्या करता है, बैंक वगैरह क्या करता है, उसमें पैसा डालते हैं, तो बदले में गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देते हैं। सिंपल सी बात है सर, बदले में गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देते हैं। ये देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो टी बिल्स और टी बिल्स, ये एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट का कुछ बेसिक्स बातें हैं। T-bills, which are money market instruments, are short-term debt instruments issued by the government of India and presently issued in 3 tenors. Treasury bills are zero coupon securities and pay no interest. इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इंस्टेड दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू। ये डिस्काउंट में इशू करता है और फेस वैल्यू पे इसको रिडीम करता है मैच्योरिटी में। 91 डेज बाद होता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल ऑफ 100 में इशूड 98.20, मतलब एक 100 रुपीज का फेस वैल्यू वाला टी बिल है जिसको 98 रुपीज में इशू कर दिया, तो बाद में जब आपको पेमेंट करेगा तो 100 करेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट और से 1.80 वुड बी रिडीम्ड। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 98 में आपको डिस्काउंट में दे दिया 100 का चीज, फिर बाद में जब आपको रिडीम करेगा, जब आप बाद में रिडेम्पशन होगा, तब आपको कितना पेमेंट करेगा? 100 पेमेंट करेगा। 100 का चीज 98 में अभी आपको दे रहा है, बाद में आपको 100 रुपीज में रिडीम कर देगा, तो 2 टका आपका पर फेस वैल्यू में प्रॉफिट है, ठीक है। एंड द इशू प्राइस फॉर कैलकुलेशंस ऑफ यील्ड ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो इस तरह का काफी सारा चीजें आप लोगों को मार्केट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपको पता चल जाता है। बात समझ में आ रहा है सर? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप पता करोगे ना तो आपको मार्केट के बारे में हमेशा खबर मिलता जाएगा। ये तो मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट में जाके
आप नॉलेज सेक्टर्स में जाके आप भी पता कर सकते हो सर। ये जो मैं निकाला आपको यहाँ पर, ये देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप भी जाओ, आप भी देखो, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगा। आप इसका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके आपका फाइनेंशियल नॉलेज को बिल्ड अप कर सकते हो। बहुत हेल्प है सर, बहुत हेल्प मिलता है। समझ में आया सर? हेलो, बोलो सर। है दादा। तो लिखो यहाँ पर ऑल थ्री आर, ये जो 3 बोला मैंने, ऑल थ्री आर शॉर्ट टर्म जीरो कूपन। तीनों के केस में ही कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस वही इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, ऐसे होता है। ठीक है, ऑल थ्री आर शॉर्ट टर्म एंड जीरो कूपन सिक्योरिटीज, एंड जीरो कूपन सिक्योरिटीज ऐसे लिखो, तीनों ही शॉर्ट टर्म है। टी बिल भी शॉर्ट टर्म, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी शॉर्ट टर्म, कॉमर्शियल पेपर इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म। सिक्योरिटीज दैट इज इशूड एट डिस्काउंट, issued at discount and redeemed at par। ठीक है, जस्ट ये नोट लिख लो। ठीक है सर, और भी कुछ है जो इस तीनों के अलावा भी आपको मनी मार्केट, मतलब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज में डाल सकते हो, जैसे कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होता है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। क्या बोला मैं सर? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी पे डिपॉजिट करते हैं। इंटर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ऐसा भी चलता है सर, ऐसा भी चलता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में डिपॉजिट कर रहा है। समझ में आ रहा है सब? मौसमी, ज्योति, बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। देखो सर, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट एग्जांपल भी मिल जाएगा। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये देखो, A money market fund is an open-ended mutual fund that invest in short-term debt securities। ये कहाँ इन्वेस्ट करता है? शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, ट्रेजरी बिल पे, कॉमर्शियल पेपर पे इन्वेस्ट करता है, और फिर वहां से आपको रिटर्न कमा के देता है। मतलब ये एक तरह का ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट कर देगा। अब बात को समझिए सर, मतलब जैसे ही देखो यहाँ पर कुछ मनी मार्केट फंड आपको दिख रहा है, निपॉन इंडिया, SBI सेविंग्स फंड, UTI मनी मार्केट फंड, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि ये मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही देखो ना, आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा कुछ, ये देखो 7.5 लाख का वैल्यू है, रिटर्न कितना दे रहा है? 6.37%। ठीक है, वही जस्ट ऑलमोस्ट अराउंड बैंक FD टाइप का ही चल रहा है, बट ये थोड़ा सेफ होता है, थोड़ा नहीं, काफी सेफ एरिया है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालते हैं, ठीक है, टी बिल पे पैसा डालते हैं, आपका कमर्शियल पेपर में पैसा डालते हैं। तो आप क्या करोगे, कुछ जैसे कि निपॉन इंडिया एक म्यूचुअल फंड एजेंसी है, SBI सेविंग्स फंड एक म्यूचुअल फंड एजेंसी है, तो आपका काम क्या है? आपको इनको देना है, ये आपका पैसा को फंड में डालेगा और फिर बदले में आपको 6% 7% का रिटर्न जनरेट करके देगा। ऐसे देखो, करेंटली स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है कि ये सब जगह में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी 6-6.5% के आसपास का रिटर्न हमें सब चीज में दिख रहा है। ICICI प्रूडेंशियल मनी मार्केट फंड, कोटक मनी मार्केट फंड, क्या दिखाई दे रहा है सर? 8 साल के ऊपर का एज होने से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर फंड, हेलो सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर कि ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, ये सभी चीज प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बड़ा ही ज्यादा कनेक्टेड है। आप समझो तो बढ़िया, अगर ना समझो तो और अच्छा, बट क्या समझ में आ रहा है सर? यस सर। बस इस तरह से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास एक्सेस कैश हो रहा है तो आप अपने पैसा को सेफ जगह में डाल सकते हो, जहां पर आपका कैश ग्रो होगा, 6-7% भी ग्रो होगा तो भी कुछ कम नहीं है ना। अगर आपके पास थोड़ा रिस्क पावर है तो आप इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट में भी डाल सकते हो। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि आप ऐसे जगह में पैसा को इन्वेस्ट करो जहां पर पैसा को आप जल्दी क्विक कन्वर्जन कर सकते हो। ये बात भी ध्यान रखिएगा सर, क्विक कन्वर्जन मतलब ऐसा नहीं करना है कि जहां से पैसा बाद में जिसको इनकैश करने में आपको समय लग जाए। ऐसे जो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाया, ये क्विक कन्वर्जन एरिया है, ठीक है, मार्केटेबिलिटी है।
जिसका मार्केटेबिलिटी होगा वो क्विक कन्वर्जन है, 1-2 दिन में, 1 हफ्ता के अंदर आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे जगह में ही आपको आपका कैपिटल या कैश को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो ये रहा हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स। मतलब समझ में आया ना? अगर आप पेमेंट स्लो डाउन करते हो तो सारा साल में ना आपको कुछ एक्सेस इन्वेस्टमेंट के लिए जगह मिल जाएगा, और वो एक्सेस इन्वेस्टमेंट आपका फंड को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये बड़ा कंपनी होने का, अच्छा कंपनी होने का, एक गुडविल वाला कंपनी होने का कैरेक्टर भी बिल्ड करता है आपको, और आपके पास कैश का एक्सेसिबिलिटी रहेगा, कैश एक्सेस भी कर सकते हो, एक्सेस कैश को यूज भी करोगे तो आपको मौजा ही मौजा, है ना सर? आपको मजा आएगा बिजनेस करने में। सिंपल सी बात है, बट ये सिंपल बात समझना जितना आसान है, रियल लाइफ में इसको एप्लीकेबल करने के लिए बड़ा ही पापड़ बेलना पड़ता है सर। मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है, दिमाग भी यूज करना पड़ता है, फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी भी बहुत चाहिए होता है, तो पैसा का क्रंच भी बहुत कम होता है। ठीक है, जरूरत में पैसा आपको कभी तंग नहीं करेगा। सर हेडिंग कीजिएगा रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये मौसमी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Okay. सर रिसीवेबल मैनेजमेंट, बेसिकली रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब क्या है सर? डेटर मैनेजमेंट सर, डेटर मैनेजमेंट। जिनको प्रोडक्ट उधार में देते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, उनको मैनेज कैसे करें? मतलब जिनसे मुझे पैसा मिलेगा, जिससे मुझे पैसा मिलेगा, उनको मैनेज कैसे करना है? नॉट अ इजी टास्क। आपको बता दूं सर, मैक्सिमम बिजनेस फेलियर हो जाते हैं डेटर मैनेजमेंट नहीं कर पाते बोल के। रिसीवेबल मैनेजमेंट इज नॉट अ जोक सर। मैक्सिमम बड़े से बड़े बिजनेस का मैं बात आपसे करूं आपको समझ में आएगा, बट बिफोर दैट मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको जरूर बताऊंगा और रियल लाइफ कुछ केसेस भी बताऊंगा जो रिसेंट ट्रेंड में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट एक्चुअली वो फेलियरिटी रिसीवेबल मैनेजमेंट है। शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे फाइनेंस के साथ, बट ये घटनाएं जो मैं आपको बोलूंगा ना कुछ देर बाद, आप अब भी कभी कनेक्ट कर लोगे। बट बिफोर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो चलो सर, लेट्स राइट सम, मतलब कुछ पॉइंट्स अबाउट इंट्रोडक्शन। ओके, लेट्स राइट डाउन समथिंग। एवरी फार्म, हाँ सर, एवरी फार्म, जो भी फार्म है सर, जो बिजनेस करते हैं, एवरी फार्म हैज द ऑप्शन, एवरी फार्म हैज द ऑप्शन टू सेल गुड्स। वो गुड सेल करना चाहता है ऑन कैश बेसिस। क्या बेसिस सर? कैश बेसिस, है ना सर? कौन नहीं चाहता नगद में काम करने का? हाँ सर, क्रेडिट में काम करना कोई नहीं चाहता। क्या ज्योति मैं सही बोल रहा हूँ? नगद में काम करना सभी चाहते हैं, क्रेडिट में काम करना कौन चाहते हैं? ज्योति को आवाज आ रहा है क्या मेरा? However, the provisions, the present, the pressure, however the pressure, लिखिए सर, pressure on competition। मार्केट में कंपटीशन बहुत है कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। प्रेशर ऑन कंपटीशन एंड कस्टम, कुछ कस्टम्स भी होते हैं, मतलब उसी तरह का कल्चर बन गया है क्रेडिट परचेस करने का लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये लोगों को ना फोर्स करता है, जिस एरिया में क्रेडिट सेल का कस्टम्स नहीं है, सपोज मानो कि नहीं क्रेडिट में ना तो कोई लेगा ना तो कोई देगा, तो फिर क्रेडिट में कुछ होगा ही नहीं। बट कुछ एरिया में ऐसे होते हैं कि भाई क्रेडिट में ही सब कुछ, वो भी चाहते हैं लोगों से क्रेडिट और वो दूसरे को देता भी लोगों को क्रेडिट। ठीक है, द प्रेशर एंड कंपटीशन एंड कस्टम फोर्सेस फार्म to sell goods on credit, to sell goods on credit। एज ए रिजल्ट इससे क्या होता है सर? इससे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है भाई, आपका डेटर मैनेजमेंट का जगह आ जाता है। एज ए रिजल्ट अ क्रेडिट सेल्स, आपके बिजनेस में क्रेडिट सेल्स जनरेट होता है। क्रेडिट सेल्स फिनिश गुड्स, मतलब बेसिकली आप यहां पर लिखो, the custom forces a firm to sell goods on credit। as a result
as a result of credit sales, as a result of credit sales, sorry sir, as a result of credit sale, वही मैं सोच रहा हूँ, सेंटेंस नहीं बन रहा है, as a result of credit sales finished goods gets converted into debtor। सर थोड़ा सोचने वाली बात आ गया, फिनिश गुड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेटा, मतलब क्या कोई मुझे समझा सकते हो? फिनिश गुड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेटा एंड हाउ? एंड देयर इज अ blockage of funds, there is a blockage of funds for a period known as average collection period, known as average collection period। known as average collection period, या फिर इसको प्यार से ऐसे बोल सकते हो ACP, ACP एवरेज कलेक्शन पीरियड क्रिएट होता है। बोलो सर, कुछ समझ में आया क्या नहीं? रोशनी की बुझली बोल। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या? डेटर का बात ना? अरे है दादा। तो हर एक बिजनेस क्या चाहता है? वो चाहते हैं कि उसका गुड्स जो है वो सेल करे कैश में, बट रियल लाइफ सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता, कि कुछ प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट हो ही जाता है। और ऐसा प्रेशर जो कंपटीशन के कारण, कस्टम्स के कारण, कस्टम्स मतलब जो सोसाइटी में प्रथा चलता है सर, प्रथा इन द सेंस मतलब ये हैबिट है लोगों का कि भाई क्रेडिट में अभी लेंगे, बाद में पैसा देंगे, अभी नहीं देना है। ये सिस्टम है, ये नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम चलता है। फोर्सेस ए फार्म टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट एज ए रिजल्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्या होता है सर? जो फिनिश गुड्स आपका आज फिनिश गुड्स है ना, वो एक्चुअली कल का डेटर है। मतलब जो फिनिश गुड्स आप बेचा किसी को, वो कल क्या हो गया? कल वो डेटर में बदल गया। मतलब आज आपके दुकान में पड़ा हुआ गुड्स था, बट कल वो डेटर में बदल गया। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, चलो आप लोग मार्केट में ये तो जरूर देखे होंगे, ये फ्लिपकार्ट वगैरह में तो जरूर कुछ ना कुछ आप लोग परचेस करते होंगे। अरे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह में सर आप लोग कभी क्रेडिट में कोई चीज लिए हो सर? जैसे मानो कि मी का ये टीवी का ऐड दे रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मी 5X 125.7 क्या 4K एलईडी टीवी है, ठीक है? ये नॉट प्रमोशनल नहीं था, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ टीवी के बारे में। ये टीवी आपको नो कॉस्ट ईएमआई में दे रहा है, देखो तो सर, नो कॉस्ट ईएमआई में या फिर क्रेडिट में भी आपको मिल सकता है। दिखाई दे रहा है क्या? अगर आप इस तरह से देख सकते हो कि 3 मंथ्स का ईएमआई है 14,000 करके, 6 महीने का ईएमआई है 7,000 करके, 9 मंथ का ईएमआई है 4,000 समथिंग करके। इस तरह से एक्सिस बैंक का सिस्टम है, कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, हाँ बजाज फाइनेंस का है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, लगभग हर एक बैंक का है, लगभग हर एक बैंक का है। लेकिन यहाँ पर एक बिग पॉइंट है, आज फ्लिपकार्ट आपको ये सेल करेगा बोल रहा है, और फ्लिपकार्ट क्या चाहता है कि आप ये खरीदो, बट आप क्या चाहते हो कि भाई मेरे पास अभी 40,000 तो नहीं है, 40,000 नहीं 42,000 एक्चुअली, है ना? 42,000 तो आपके पास अभी नहीं है। बट अगर आपको कोई बोलता है कि भाई ठीक है, आप अभी 42,000 मत दो, बट आप 6 मंथ्स में इसको धीरे धीरे पेमेंट कर दो, मंथली 7,000 पर मंथ करके। लेकिन जब फ्लिपकार्ट आपको ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसमें 42,000 आपको पूरा का पूरा हार्ड कैश मांगता, तो शायद आप ये परचेस कर नहीं करते, है ना सर? क्या रे? मतलब अगर 100 कस्टमर में से वो चाहते हैं कि 100 कस्टमर में 100 कस्टमर को सेल करो 42,000 नगद में, शायद एक कस्टमर बोलेगा 100 आउट ऑफ 100 में एक कस्टमर बोलेगा यस आई एम रेडी टू परचेस दिस थ्रू कैश, ठीक है? मतलब अभी नगद देंगे और अभी ले लेंगे। बट बाकी 99 कस्टमर उनको क्या बोलेगा कि भाई अगर मुझे क्रेडिट मिल जाए तो मैं ले लूंगा। तो ये फ्लिपकार्ट क्या चाहता है कि वो क्रेडिट सिस्टम क्रिएट किया। इसमें उसका क्या हुआ, आज जो ये फिनिश गुड्स है कल वो डेटर में बदल गया उनके लिए। हाँ सर, क्या आप फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहे हो क्या? अरे क्या आप फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहे हैं? यस और नो? है दादा। मौसमी, ज्योति, ज्योति का आवाज नहीं आ रहा, ज्योति बोलो सर।
क्या आप लोगों को इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर आप मार्केट में सेल को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको क्रेडिट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कस्टम से, और सेल्स भी बूस्ट होता है। अब नाउ इसी पर्टिकुलर कस्टम को इन लोगों ने क्या कर दिया, लेकिन इसमें क्या हो गया, जो आज इनका फिनिश गुड्स है, ये आज इसका फिनिश गुड्स है, इनके गोडाउन में पड़ा हुआ है, लेकिन कल ये तो क्रेडिट में आपको दे दिया, अलग अलग क्रेडिट टर्म्स दिया, 6 महीना 9 महीना, बट आपका कलेक्शन करना होगा ना सर इसको। तो इसमें क्या बन रहा है, फ्लिपकार्ट का एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ रहा है। क्या रे मौसमी बोल, क्या फ्लिपकार्ट का एवरेज कलेक्शन पीरियड या एसीपी इंक्रीज हो रहा है, ये सर नो है ना। तो अगर फर्म का एवरेज कलेक्शन पीरियड इंक्रीज होता है तो इसके पास जो कैश है वो कैश तो अभी तुरंत नहीं मिलता है, तो इसका कैश मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, तो मतलब जो कैश रिच था उसमें थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट में दे दिया तो फिर आपको कैश तो कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने क्रेडिट सिस्टम यूज कर रहे हो तो फिर आपको कैश तो कलेक्ट करना पड़ेगा। जो फिनिश गुड सेल करके आपका फिनिश गुड्स डेटर में बदल गया था, अब उस डेटर से आपको धीरे धीरे कैश कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर चाहे कोई बैंक, सर बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना सर, बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, अरे करते कि नहीं करते, बोलो ना। है ना सर। आप लोग यस बैंक के बारे में सुने हो? है। ये यस बैंक का लास्ट 3-4 साल में बिजनेस में गजब का प्रॉब्लम हो गया था सर। अभी भी प्रॉब्लम ही है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ठीक हो गया। अभी इसका एक शेयर का दाम चल रहा है 10 रुपीज का, बट अगर मैं आपको इसका लास्ट 5 साल पुराना डेटा शो करूं, आपको अभी दिख जाएगा सर, इसका एक शेयर का दाम लास्ट 5 इयर्स में 400 के आसपास में था। 400 का एक शेयर चल रहा था, वहां से ये कंपनी का शेयर 10 रुपीज में पहुंच गया। 10 तो छोड़ो, उससे भी नीचे आ गया था, ठीक है, बट करेंटली 10 रुपीज चल रहा है। सर इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों? हाँ सर, ऐसा क्या हो गया था बैंक का, किसी को खबर है आप लोगों को? यस बैंक में क्या हुआ था? ये एनपीए बहुत बढ़ गया था। एनपीए कब बढ़ता है सर? वेरी गुड सर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गया था। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक ने जो लोन प्रोवाइड किया था वो लोन का कलेक्शन हुआ नहीं था, लोन कलेक्शन बैड हो गया था। जिनको वो सही समझा था वो सही नहीं, वो गलत निकला, और जिनको वो गलत समझा था वो एक्चुअली गलत नहीं, वो शायद सही होता। अगर वो गलत लोगों को, जिसको गलत समझा वो उसको अगर चूज करते, शायद ये हालत ना होता। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ हो गया कि वो जिनको सही सोचा था वो एक्चुअली गलत निकला था। इसका ये प्रॉब्लम इसलिए हो गया था बिकॉज इन्होंने जिस कंपनीज को, जिस बिजनेस को लोन दिया था वो सारा का सारा बिजनेस एक्चुअली बैड डेब्ट हो गया सर। सब बैड बिजनेस को लोन दिया, सारा का सारा बैड बिजनेस को लोन दिया, मतलब पूरा का पूरा क्या फेलियर सर, डेटर मैनेजमेंट फेलियरिटी, ये सर नो, क्या लग रहा है? आप अपने डेटर को पहचान नहीं पाए। हाँ बोलो। यस सर। है ना, आप अपने डेटर को पहचान नहीं पाए। वीडियोकॉन। हाँ बोलो। सर यस हाँ बैंक ने वीडियोकॉन को भी लोन दिया था ना? यस सर, वीडियोकॉन को लोन दिया था, जी को लोन दिया था, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन दिया था, मतलब अनिल अंबानी की कंपनी को, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है। आज ऐसे हालत में है कंपनी कि एनालिस्ट इसके बारे में कुछ बोलने में भी चिंता में है। एनालिस्ट इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड, मार्केट एनालिस्ट जो है उनको भी कंफ्यूजन है कि यस बैंक के बारे में, कि अभी क्या यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सर यस करना चाहिए, बट कम से कम 5 साल के लिए, ठीक है। अभी मतलब ऐसा नहीं कि आज कुछ हो जाएगा, 5 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा यस बैंक में कुछ होने के लिए। बट इट्स अ गुड टाइम, परचेस के लिए सही टाइम है। इससे पहले भी मैं बोला था सही टाइम चल रहा था, इससे पहले भी, ठीक है। लास्ट 1 या 2 ईयर्स में इस कंपनी का स्टॉक 5 रुपीज के आसपास भी पहुंचा था, मोस्ट प्रोबेबली 12 15 नहीं, ये 5 साल में सबसे लोएस्ट अभी चल रहा है सर, 10 रुपीज। लास्ट 5 इयर्स का सबसे लोएस्ट टाइम ही अभी चल रहा है सर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि क्या सिचुएशन अभी इस बिजनेस पे बना है। तो इसका फाइनेंशियल्स चेक करोगे ना, आपको अभी दिख जाएगा। देखो इसका फाइनेंशियल्स पे चलो, लुक एट हियर सर, आप लॉस देखो सर,
सर नेट इनकम का प्रॉब्लम देखो, 16,432 करोड़ का लॉस। इस लॉस को थोड़ा कवर अप इसलिए हुआ है बिकॉज एसबीआई वगैरह कुछ कंपनीज ने, स्टेट बैंक वगैरह ने इनमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो कुछ बिजनेस में थोड़ा रिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ तो ये लॉस कम दिख रहा है। कुछ एसेट कलेक्शंस भी हुआ, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस ये देखने में अच्छा लग रहा है बट बिजनेस अभी बदला नहीं है। बिजनेस में तो अभी बहुत खतरनाक सिचुएशन है। आप बैलेंस शीट चेक करोगे सर? बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट चेक करोगे तो और पता चलेगा। देखो सर बैलेंस शीट देखो, इसका एसेट सिचुएशंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो करंट लायबिलिटी देखो, इसका करंट लायबिलिटी देखो, करंट एसेट देखो 29,000 करोड़ का, करंट एसेट्स के साथ करंट लायबिलिटी देखो 29,000 करोड़ का एसेट्स है और 77,000 का, सॉरी गलत बोल दिया, जहां 29,000 करोड़ का 29,000 करोड़ का इसका करंट एसेट्स है, ओके, और 1,62,845 का करंट लायबिलिटी है। आप समझ सकते हो सर? हाँ, रेशियो चेक करो आप, करंट एसेट 29,000 करोड़ का और करंट लायबिलिटी है 1,62,845 करोड़ का, जो एक साल के अंदर इनको रीपे करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का देखते हो तो जहां पर नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स है इसके पास 2,44,268 का, वहां पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 77,609 का। चलो ये एक अच्छी बात है ना, कि लॉन्ग टर्म का जो सिचुएशन है वो थोड़ा अच्छा है, तभी बिजनेस चल पा रहा है सर, ठीक है। अब आई होप सर यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस को रिसीवेबल मैनेजमेंट को क्या क्या गजब लेवल में सोचना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले भी आपको सोचना चाहिए कि भाई कंपनी जो है उसका डेटर मैनेजमेंट कितना अच्छा है। जो कंपनी अपना डेटर को पहचानने में गलती करता है वो कंपनी क्या करेगा? एक बैंक अपने डेटर को नहीं समझ पाता कि किसको लोन नहीं देना चाहिए और किसको लोन देना चाहिए, अगर इसको समझने में बिजनेस को इतना प्रॉब्लम होता है तो फिर बिजनेस कैसे इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा? नाम से कुछ नहीं है सर, काम देखो। यस बैंक देख के ऐसा नहीं सोचना है कि भाई बड़ा है तो फिर अच्छा करेगा। बिग बाजार का सिचुएशंस भी आपने देखा होगा। हाँ सर, फ्यूचर ग्रुप अनदर एग्जांपल है सर, उसने भी अपना डेटर को मैनेज नहीं कर पाया सर। फ्यूचर रिटेल जो आज बिग बाजार है, जो रिलायंस को सेल किया, बट अभी केस पेंडिंग है, अमेजन रिलायंस के साथ अभी केस चल रहा है सर, है ना? खबर है क्या? हेलो, खबर है क्या? चलो इसका भी फाइनेंशियल्स देखो फ्यूचर रिटेल का। आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपका डेटर मैनेजमेंट खराब होने के कारण, ऐसा नहीं कि बिग बाजार में सेल्स नहीं था, बट प्रॉब्लम है वो डेटर मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है, डेटर मैनेज नहीं कर पाया। प्रोडक्ट का सेल सही था कॉम्पिटिटिवली, बट डेटर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गया। नेट इनकम का सिचुएशन देखो 21 ये लेटेस्ट डेटा है, 31 मार्च 2021 का लेटेस्ट है, 3,190 मतलब 3,189 करोड़ का लॉस में जा रहा है सर, 3,189 करोड़ का लॉस। लास्ट ईयर फिर भी थोड़ा सा प्रॉफिट था, 11.57 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले अच्छा था, 727.1003 का प्रॉफिट था। उससे पहले भी हालत खराब था, बट 19 में कवर किया था इसने, डेटा से जो समझ में आ रहा है, ठीक है। एसेट सिचुएशंस देखना चाहते हो? एसेट सिचुएशन देखना चाहते हो? देखो वो भी देखो, आपको समझ आएगा कि बिजनेस में एसेट डेटर का मतलब क्या होता है। एसेट्स, डेटर तो करंट एसेट्स क्या आता है ना सर, तो जस्ट लुक इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इज 11,717 और करंट लायबिलिटी है 10,977, ठीक है। मतलब बिजनेस सिचुएशंस इज नॉट गुड, खतरनाक नहीं है, नॉट लाइक येस बैंक, बट खतरनाक नहीं है, बट फिर भी नॉट आइडियल सिचुएशंस। एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है सर, इतना बड़ा कंपनी में ऑलमोस्ट सेम। नॉन करंट का देखो ना, नॉन करंट एसेट्स है 9,000 करोड़ का, नॉन करंट लायबिलिटी है 6,000 करोड़ का। चलो थोड़ा बहुत एडजस्टेड लग रहा है मुझे कि सिचुएशंस इज नॉट वेरी बैड, बिजनेस सर्वाइवल सिचुएशंस में है, मतलब बिजनेस अपने आप को बना सकता है। तभी तो रिलायंस खरीद रहा है सर, तभी तो रिलायंस ने 25,000 या 30,000 करोड़ में इसको परचेज किया, और अमेजन भी इसको लेना चाहता है, उसी को लेके कुछ कंपटीशन एक्ट में फंस गया है, सुप्रीम कोर्ट में फिर से रीअप्लाई हुआ है। ऐसे डील कैंसिल नहीं हुआ, डील रिलायंस के साथ चलेगा, बट शायद अमेजन को कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। जो भी हो, आई होप सर आप समझ रहे हो कि क्या सिचुएशंस है। क्या रे, आप लोग बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? देखो इसके बारे में भी कोई फोरकास्ट नहीं है एनालिसिस की तरफ से। जो कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, और डिस्प्यूट का पीछे बहुत सारा रीजंस होता है। उसमें से वन ऑफ द मेन, मतलब जो प्रॉब्लम में जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें से एक प्रॉब्लम है सर रिसीवेबल मैनेजमेंट।
उनमें से एक प्रॉब्लम है रिसीवेबल मैनेजमेंट। अगर आपको गलती होता है तो आपका कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी में मिल जाओगे। हाँ सर, क्या रे रोशनी, हकीकत समझ में आ रहा है? रियलिटी है। ओके सर, रियलिटी हमेशा समझ के चलना सर। बात बड़ा ब्रांड छोटा ब्रांड का नहीं होता, बात होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, आज जो बड़ा है कल हो सकता है वो गिर जाए, ठीक है, और आज जो छोटा है कल हो सकता है वो कुछ बड़ा बन जाए। इसलिए बोलते हैं डोंट जज बुक्स बाय इट्स कवर। हाँ, लेट अस लुक एट दी, हाँ बोलो सर। वोडाफोन आइडिया का तो डेप्ट का इशू हुआ है ना कुछ? यस सर, वो भी एक डेप्ट का इशू है। चलो आपने बोला तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको। कहाँ चला गया भी का, ये भी सिचुएशन बहुत खतरनाक है। वो तो बोल दिया, आदित्य बिरला तो बोल दिया गवर्नमेंट को कि वो बंद करेगा। वी है ना वोडाफोन आइडिया का? यस सर। वोडाफोन आइडिया, ये वोडाफोन आइडिया रहा। इसके बिजनेस में लास्ट दिन ग्रोथ दिखा है, कौन खरीदा है डोंट नो सर, बट इसका क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट, इसका इनकम सिचुएशन देखते हैं सर। देखो सर, इसका करेंटली 44,000 करोड़ का लॉस में चल रहा है, 44,000 करोड़ का। दोनों मार्च किया था, सोचा था कि कुछ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वोडाफोन और आइडिया टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में है। 44,000 लास्ट ईयर और ज्यादा था, 73,000 करोड़ का। उससे पिछला साल में थोड़ा और लॉस कम था, 14,000 करोड़ का। मतलब 18 से लगातार लॉस में जा रहा है सर, 18 से लगातार लॉस में जा रहा है। बैलेंस शीट चेक करोगे? चलो बैलेंस शीट देखो सर, एसेट लायबिलिटी सिचुएशन देखो, बिजनेस का सर्वाइवल अभी सीख पा रहे कि नहीं पा रहे, एकदम समझ जाओगे सर। फाइनेंशियल एनालिसिस तभी ना हो रहा है सर। करंट एसेट्स चेक करो, 16,000 करोड़ का करंट एसेट्स है। लुक एट द करंट लायबिलिटी, 95,000 करोड़ का। सर नॉन करंट एसेट देखो सर, 2,10,000, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है सर 2,10,000 करोड़ का। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 1,25,000 करोड़ का। दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड साइन। बट लॉस बिजनेस में रेवेन्यू नहीं आ रहा है साहब, बिजनेस में रेवेन्यू नहीं आ रहा है। अब अगर वोडाफोन आइडिया अपने आप को नहीं टिका पाता, अभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है कि वो बिजनेस बंद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर बंद कर देगा तो फिर मार्केट में दो ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रहेगा, एक जियो रह जाएगा और एक एयरटेल रह जाएगा। अब देखो, जियो तो रिलायंस का टोटल बिजनेस के अंदर आता है, लेकिन एयरटेल का जो स्टॉक में थोड़ा चिंता था, एयरटेल भी काफी लॉस मेकिंग है सर। एयरटेल भी 15,000 करोड़ का लॉस में चल रहा है, बट बेटर देन वोडाफोन आइडिया। चलो अब एक बार कंपेयर कर ही देते हैं आपको। एयरटेल का रिसेंटली मैंने आप लोगों को स्टॉक मार्केट में बोला भी है सर कि एयरटेल का शेयर लो। देखो सर, देखो मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि एयरटेल के स्टॉक के बारे में, कहां से कहां पहुंचा। देखो एक अनदर एनालिसिस देखो सर, 600 समथिंग चल रहा था एक हफ्ता में, 600 से स्टॉक का मूवमेंट 670 में विद इन 1 वीक। एक हफ्ता में 70% का डिफरेंस आया है सर विद इन 1 वीक, है ना सर? क्या रे रोशनी, ठीक बोल ची कि नहीं? है दादा। ठीक है, तो ये एयरटेल में बोलबाला क्यों आया? वही वोडाफोन आइडिया के न्यूज के कारण। वोडाफोन आइडिया का अगर खराबी होता है, जैसे बोलता है ना, कारोर पौष मास तो कारोर सर्वनाश, मतलब किसी का बुरा दिन तो किसी का अच्छा दिन। तो वोडाफोन आइडिया का बुरा दिन के कारण इसका अच्छा दिन दिख रहा है सर। ये भी लॉस में है सर, ये भी लॉस में है, 15,000 करोड़ का लॉस में है, बट फिर भी इसको पॉजिटिविटी फीलिंग आ रहा है कि शायद इसके एसेट कंडीशन आई थिंक बेहतर है, इसका एसेट कंडीशन आई थिंक बेहतर है। देखो तो इसका करंट एसेट करंट लायबिलिटी 54,000 का करंट एसेट्स है, लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, अरे बाप रे 1,11,000 करोड़ का। नॉट अ गुड सिचुएशन सर। नॉन करंट एसेट्स 2,89,664, नॉन करंट लायबिलिटी है 1,51,000 करोड़। बट फिर भी इसका लॉस थोड़ा कम है, ठीक है, बट ये भी वोडाफोन आइडिया की तरह इसका भी सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। आई डोंट नो, अगर वोडाफोन आइडिया कंपटीशन से आउट होता है तो शायद एयरटेल अपने आप को बचा ले, बट फिर भी सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलो सर, रिसीवेबल मैनेजमेंट में बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो?
हाँ सर, वो वोडाफोन आइडिया का स्पोक्स पर्सन ने बोला कि गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए उसका स्टॉक प्राइस में भी इतना मतलब यस सर, यस हाई हुआ है। यस सर, सही बोला, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, मुझे भी लगता है ऐसा, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि टेलीकम्युनिकेशंस में डुओपोली आ जाए, है ना। ओनली जियो और वोडाफोन आई डोंट थिंक इज ए गुड फॉर कस्टमर्स। तो गवर्नमेंट इन दोनों को बचाने के लिए कुछ तो करेगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। चलो सर, लेट अस लुक एट दी किरे मौसमी बुझते पारछिस की पारछिस ना। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड, आप अच्छा मार्केट खबर रख रहे हो सर, वेरी गुड। लेट अस लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ द cost of funding debtors. Cost of funding debtors. Credit sales for the year 720 lakh, 720 मतलब 720 lakh. Number of cycle मतलब number of days in a year 360. ठीक है, ऐसे तो 365 होता है, बट हम लोग इसको 360 मान के चलेंगे। तो सर क्रेडिट सेल अगर 720 लाख का है और 360 दिन का एक साल है, तो फिर क्रेडिट सेल पर डे कितना हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स पर डे 2 720 डिवाइडेड बाई 360, मतलब बिजनेस में पर डे 2 क्रेडिट सेल होता है। ओके सर, मतलब 2 लाख। हाँ सर, अरे 720 लाख ना, तो 2 क्या 2 लाख ना रे। है 2 लाख। हाँ अच्छा, तो फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा? तो मान के चलते हैं सर, एवरेज कलेक्शन पीरियड मैं बताता हूं कितना हो सकता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड से फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू 40 डेज, ठीक है। 40 दिन में कलेक्शन होता है जो क्रेडिट सेल होता है, तो फिर एवरेज डेटर कितना हो जाएगा? बोलो सर, अगर 2 लाख का पर डे क्रेडिट सेल है और एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर 40 डेज है, तो फिर एवरेज डेटर कितना हो जाएगा? 80 लाख। कैसे मिला? 2 लाख इंटू 40, है ना। वेरी गुड सर। तो फिर मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग मतलब मार्केट से फंड रेज करने का जो पैसा है, मतलब लोन का इंटरेस्ट वगैरह 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। तो फिर एनुअल कॉस्ट ऑफ फंडिंग कितना हो जाएगा? अगर 80 लाख मेरा 80 लाख, तो अब लिखना सर एनुअल कॉस्ट ऑफ फंडिंग, एनुअल कॉस्ट ऑफ फंडिंग डेटर्स, मतलब डेटर को फंड करने के लिए, मतलब डेटर का जो पैसा 80 लाख आपको नहीं मिल रहा है, सॉरी हाँ 80 लाख जो आपको मार्केट में पड़ा रहता है एवरेज पीरियड 80 लाख, उसको फंड करने के लिए आपको पैसा चाहिए। मतलब अगर मार्केट में पैसा पड़ा रहेगा तो आपको मार्केट से वो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए? सर आप उधार दे देते हो, बहुत अच्छा, बट पॉइंट इज दैट क्या आपका फंड का कमती हो जाएगा ना, तो उसको आपको कहीं ना कहीं से मार्केट से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फंड चाहिए। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ फंडिंग डेटर आपका अगर 10% का रेट फंडिंग डेटर चल रहा है, तो 10% का 80 लाख कितना हो जाता है? बोलो 8 लाख। ओके 8 लाख। तो ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी कुड हैव डन, मतलब इस सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, 10% ऑफ 720 लाख इंटू 40 डेज डिवाइडेड बाई 360, आपको सेम आंसर आएगा, देखो तो करके। 10% ऑफ 720 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 360, क्या आपको सेम आंसर आ रहा है?
है दादा। ठीक है, मतलब हम लोग इस तरह से भी आंसर को निकाल सकते थे। ठीक है, तो हम लोग बस क्या है ना, उसको समझते हुए कर रहे थे, तो आप लोग ऐसे ही मुंह में बोल दिया 8 लाख। वेरी गुड सर। तो ये 8 लाख आपका कॉस्टिंग पड़ जाएगा। तो यहाँ पर सवाल है कि आपको डेटर को मैनेज करने के लिए 8 लाख लग जा रहा है, जस्ट क्योंकि डेटर के पास आप लोन में प्रोवाइड कर देते हो, तो उस पैसे को अगर आपको फंडिंग तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका बिजनेस रुक जाएगा। तो यू नीड 8 लाख फॉर 40 डेज बेसिकली। तो देयर इज एक नोट लिखो सर, there is a big debate, there is a big debate on this topic regarding valuation of debtor। मतलब डेटर का वैल्यूएशन को लेके ना बहुत ज्यादा झगड़ा चलता है। एक कॉस्ट अप्रोच है सर। क्या अप्रोच है सर? कॉस्ट अप्रोच। थोड़ा लिखो। एक कॉस्ट अप्रोच होता है और एक होता है सेल्स अप्रोच। ठीक है, दोनों अलग अलग अप्रोच है। मैं आपको दोनों अप्रोच के बारे में बताता हूं, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। एक कॉस्ट अप्रोच है, एक सेल्स अप्रोच है। तो पहले लिखिए सर कॉस्ट अप्रोच। देयर इज अ सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स। कुछ लोग सोचते हैं, there is a certain school of thoughts which believe that debtor should be, लिखिए सर, debtor should be valued at cost. Debtor should be valued at cost, that excluding profit margin, that excluding profit margin। डेटर से प्रॉफिट मार्जिन को हटा देता है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स है, मतलब एक कुछ फाइनेंशियल लोगों का मानना है कि प्रॉफिट को अलग कर देना चाहिए डेटर से। सपोज इन द अबव इलस्ट्रेशन, जो हम लोग अभी जो एग्जांपल किए, इन द अबव एग्जांपल प्रॉफिट मार्जिन इज 25%। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे सर एग्जांपल ऑफ सेल्स, अगर प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ सेल्स है तो फिर कॉस्ट कितना हो जाएगा? आप लोग ही बताइए सर। अगर प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स है तो फिर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75%। 75% ऑफ सेल्स। थैंक यू सर। सो डेटर कितना हो जाएगा बोलो तो? डेटर एट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75% ऑफ कितना? 75% ऑफ कितना बोलो? 720। 80 लाख सर। डेटर तो 80 लाख है ना, एवरेज डेटर है ना। 720 तो टोटल क्रेडिट सेल्स है, उसको तो हम लोग एक पीरियड के अंदर देखेंगे ना। तो 80 लाख का मेरा हो रहा था ना 40 दिन के हिसाब से, तो 80 लाख आपका हो जाता है डेटर एट कॉस्ट 75% ऑफ 80 लाख। तो आपका कितना हो जाएगा फिर? 60 लाख ना। वेरी गुड सर, 60 लाख। अब क्या है, एनुअल फंडिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? टेन % ऑफ 60, तो 6 लाख हो जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ देर पहले क्या सोच रहे थे? 8 लाख है ना। कुछ देर पहले हम लोगों ने जो सोल्यूशंस किया था उसमें क्या आ रहा था? 8 लाख। बट कॉस्ट अप्रोच वाले लोग 6 लाख बता रहे हैं सर। क्या बात समझ में आ रहा है? जो प्रॉफिट मार्जिन को एक्सक्लूड कर रहा है। वेट सर, कौन सही कौन गलत ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बात सही गलत का नहीं है, मैटर इज ऑल अबाउट अप्रोच। क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। फिर आप डिसीजंस लीजिएगा कौन है क्यों है, ये सब बाद में सोचोगे।
अब सर हेडिंग करो सेल्स अप्रोच. देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट. which believes that profit element is an opportunity cost. प्रॉफिट एलिमेंट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. बिजनेस को जो प्रॉफिट मिलता है वो उसका अपॉर्चुनिटी है. एक्स्ट्रा कैश आएगा, उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेगा. इफ देयर वुड हैव बीन कैश सेल्स, अगर बिजनेस में कैश सेल्स होता, the entire sales amount would have been collected. सारा का सारा सेल्स का पैसा मिल जाता. entire sales amount would have been collected. So as a result of credit sale, even the profit element included in credit sale gets blocked. मतलब जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो भी ब्लॉक हो रहा है फॉर दी एसीपी. एसीपी मीन्स एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए. हेंस डेटर शुड बी वैल्यूड एट सेल्स. इसीलिए डेटर को भी सेल्स पे वैल्यू करना चाहिए. हेंस डेटर शुड बी वैल्यूड एट सेल्स. and we will follow the sales approach. हम लोग भी सेल्स अप्रोच फॉलो करेंगे सर. हम लोग भी सेल्स अप्रोच फॉलो करेंगे. we will follow the सेल्स अप्रोच. ये स्कूल ऑफ थॉट्स को फाइनेंस ज्यादा आजकल समझते हैं. ठीक है. नाउ अब इसको डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट वाइज. वी डिवाइड अवर डिस्कशंस. लिखिए सर. We divide our discussion on receivable management into 5 sections. 5 sections में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग. क्या क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है सर. सेक्शन 1 क्रेडिट इवैल्यूएशन. क्रेडिट इवैल्यूएशन मतलब समझ रहे हो ना, किसको क्रेडिट देना चाहिए, किसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए. मजाक नहीं है सर. बड़े से बड़े बिजनेस फंस जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हो. क्रेडिट इवैल्यूएशन करना वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सेक्शन 2 क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस. किसको लोन दिया जाएगा, किसको लोन नहीं दिया जाएगा, इसका ग्रांटिंग डिसीजंस कैसे होगा. अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया credit granting decisions. Section 3 credit policy variable. Credit policy variable. Section 4 financing debtor. Financing debtor. And section 5 monitoring and controlling of receivables. Monitoring and controlling of receivables.
रिसीवेबल्स मीन्स जो मार्केट में मेरा पैसा है उसको ढूंढना, उसको पाना, उसको बोलते हैं ना रिसीवेबल्स। ओहो सॉरी सर, मैंने उड़ा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। लिख लिया क्या आप लोगों ने? लास्ट डेटा देखाओ। एक सेकंड रुक, दिखा रहे हैं। ये था, हो गया। सेक्शन 5 तक लिख लिया सर? होएगा चे, लिखा होएगा चे? है दादा। ओके, तो कल के क्लास में हम लोग रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का जो पॉइंट्स आपको मैंने अभी बताया, कल आपको सिखाएंगे कि किस तरह से। हाँ बोल। एंड कंट्रोलिंग ऑफ লিখেছিল জানো? किटा बोल। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिसीवेबल्स। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है। ठीक है, तो बस कल के क्लास में यही सब चर्चा आप लोगों से करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखूंगा, और कल का जो लास्ट वीक का जो कैश बजट का जो टॉपिक था, मतलब जो होमवर्क था, मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा। मौसमी भी बोल रहा था मुझे, मौसमी याद नहीं है, मौसमी मुझे बोल रही थी कि सर चेक करना है, तो मैं कल होमवर्क भी चेक करूँगा कैश बजट का, और ये रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का जो और पॉइंट्स है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है सर? ओके ज्योति, समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है रोशनी, टाटा फिर आज। बाय सर। दादा गुड ओके नाइट। सर, टाटा, गुड नाइट।